हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वो तो हम पहले क्लास में पढ़े हुए थे। गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन पढ़े हुए थे ना। तो जो भी सॉल्यूशन हम पढ़े हुए थे तो उसमें सबसे जो कॉमन सॉल्यूशन जो यूज़ में आता है वो होता है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब लिक्विड जहाँ पे सॉल्वेंट होगा। अगर लिक्विड कहीं पे सॉल्वेंट है तो वहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, वहाँ पे सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में डिटेल में ये लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और अपने आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन मतलब क्या है? मतलब गैस जो है वो है सॉल्यूट और जो लिक्विड है वो है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, गैस जो है वो क्या है? सॉल्यूट और लिक्विड है हमारा सॉल्वेंट। ओके, तो ये जो गैस एंड लिक्विड है इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सॉल्युबिलिटी टर्म है, ये सॉल्युबिलिटी टर्म गैस के लिए कैसे यूज होता है? ये सॉल्युबिलिटी ये होता है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस in CC which is dissolved in a given volume of liquid at a given temperature। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम क्या किसे कहेंगे? अगर हम किसी भी एक गैस का किसी भी एक लिक्विड के अंदर उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ये चीज़ है कि कितना वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। ओके, वॉल्यूम जिसका यूनिट हमें क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी में लेना है। ठीक है, वॉल्यूम इन सीसी कितना अमाउंट का वो डिजॉल्व करता है इन ए गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये जो सॉल्युबिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना गैस पहले डिजॉल्व हो रहा था एक गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में, अभी उतना डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने से उसका अमाउंट भी चेंज होता है। ओके, तो अब अभी पढ़ने वाले हैं हम ये जो सॉल्युबिलिटी फैक्टर है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस जो लिक्विड में सॉल्युबल होगा इसमें कौन कौन से फैक्टर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, देखो बीट वन जो है वो है हमारा नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ओके, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। गैस मतलब जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट तो है जो हम लिक्विड लिए हैं यहाँ पे, वो नेचर कैसे अफेक्ट करता है? हमें ये पता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, मतलब जो पोलर सॉल्यूट है वो किस में डिजॉल्व होगा? वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ठीक है, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो किस में डिजॉल्व होगा? वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे हमें पता है सबसे कॉमन एग्जांपल पोलर सॉल्वेंट का क्या होता है? वाटर होता है। ओके, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट वो तो है क्या? बेंजीन हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, ये सब हो गया हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हमेशा पोलर जो रहा सॉल्यूट वो पोलर सब्सटेंस में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ओके, तो इसमें और एक फैक्टर काम में आता है वो है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज है?
क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर को क्रॉस करने के बाद कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान लो कोई भी गैस का क्या जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है तो वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। ठीक है, अगर कोई भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसका मतलब अगर हम ट्राई करेंगे तो उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं एट ए रूम टेम्परेचर, कर सकते हैं ना। लेकिन मान लो कोई एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है तो उसका ऊपर जाके हम और वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू हायर है तो वो इजीली क्या लिक्विफाई हो सकता है, मतलब इसका जो सॉल्युबिलिटी है गैस का इन लिक्विड वो हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, और अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो गया तो उसका सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड जो है वो डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर रहा तो इजीली वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, और इनफैक्ट हम उसे कहते हैं परमानेंट गैसेस। ठीक है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। जैसे हमारा हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल हाइड्रोजन हुआ, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत कम है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, और इसका क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से हायर है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली लिक्विफाई हो सकता है और हमारा सॉल्वेंट जो भी है उसमें डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, और ये सब जो गैस है ये क्या है, परमानेंट गैसेस की तरह काम करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसलिए क्या करेंगे वो इजीली वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आया समझ में क्या चीज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारा वो है मतलब कौन सा जो हम जो गैस ले रहे हैं वो जो लिक्विड है मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई भी गैस जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसका मतलब वो वाटर में सॉल्युबल होगा। जैसे हमारा हो गया HCl गैस, HF गैस, ये सब क्या करते हैं, वाटर में जाते ही हाइड्रोजन के साथ इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बॉन्ड कर लेता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे वो इजीली डिसॉल्युबल हो जाते हैं उसमें। ओके, आ रहा है समझ में। और वो जो गैस है वो केमिकली रिएक्ट भी अगर वाटर के साथ करेगा तभी भी इजीली हो जाएगा। जैसे NH3 को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे वो क्या देगा, NH4OH, मतलब वो वाटर के साथ इजीली रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ मिलके एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है, तो जैसे NH3 हुआ, SO2 हुआ, ये सारा गैस जो है वो इजीली हमारा क्या लिक्विड क्या कर रहे हैं हम, इजीली वो वाटर में जो है वो डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये सब का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, और जो डिजॉल्व नहीं होते जिससे जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है वो हमारा इजीली सॉल्युबल नहीं होता है। ओके, आया सबको समझ में। चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर नंबर 2, हमारा जो फैक्टर नंबर 2 है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कैसे ऐड करता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, कैसे डिक्रीज करता है, अच्छा गैस जब वाटर में सॉल्युबल होता है तो कैसे सॉल्युबल होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होके ही वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वॉल्यूम का में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, गैस तो मॉलिक्यूल इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास रहते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन इन कंपेयर टू क्या है, गैस जो है वो कम रहता है, ज़्यादा रहता है, इससे उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम कम हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी टेम्परेचर जो है वो निकल रहा है, मतलब हमारा हीट निकल रहा है। ठीक है, तो वो जो रिएक्शन है जिसमें हीट निकल रहा है, अगर उस रिएक्शन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या वो रिएक्शन कैरिड आउट हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वैसे रिएक्शन जो है वो रिएक्शन अच्छे से कैरिड आउट नहीं होंगे, उनका बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो इंक्रीज करेगा। इसको हम और एक तरह भी देख सकते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनको क्या है, ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगा। अगर ज़्यादा एनर्जी मिल गया तो वो क्या करेंगे, लिक्विड से निकल के अगेन एटमोसफियर में चले जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी तो इनका डिक्रीज हो गया। ठीक है, आए समझ में? चलो लिखो इसको। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है नंबर 3, प्रेशर। ओके, यहाँ पे हमने एक किसी भी एक जगह पे लिक्विड ले रखा है। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे लिक्विड सरफेस से उसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल स्प्रेड होके है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे लिक्विड था और प्रेशर जो है हम इंक्रीज कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड सरफेस में बहुत आसपास आ जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, जितना मास ऑफ गैस पहले सॉल्युबल हो रहा था लिक्विड में वो उससे ज़्यादा होगा। ओके, तो ये जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के साथ कैसे रिलेटेड है, अगर हम इंक्रीज कर देंगे प्रेशर, जो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जो हेनरी है, हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लॉ दिया है जिसको हमने नाम दिया है हेनरीज लॉ। क्या नाम दिया है, हेनरीज लॉ। ओके, हेनरीज का लॉ क्या है, हेनरी का लॉ यही डिपेंड करता है कि कितना मास ऑफ जो गैस डिजर्व हुआ है लिक्विड में, वो डिपेंड करता है कि हम उसके ऊपर उस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर डालते हैं। ओके, तो ये थे हेनरी, जिन्होंने इनके पेमेंट के मास और प्रेशर के बीच में कुछ रिलेशन हो, सॉल्युबिलिटी के ऊपर कुछ रिलेशन दिए। ठीक है, उस टाइम में और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ये जो सॉल्युबिलिटी हो रहा है, सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस का, वो क्या है, पार्शियल प्रेशर का एक फंक्शन है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर याद होगा, हम पढ़े थे 11th में। क्या होता है, अगर हम एक मिक्सचर ऑफ गैसेस ले रहे हैं, जैसे बहुत सारे गैसेस है, सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें A, B, C डिफरेंट गैसेस हैं। ठीक है, तो गैस A का कुछ प्रेशर है P1 ओपनली, गैस B का कुछ प्रेशर है P2, गैस C का कुछ प्रेशर है P3। अगर हम ये तीनों को मिला के क्या करेंगे, उस कंटेनर में रखेंगे, तो अभी ये सिस्टम का प्रेशर चेंज होके हो गया P। ओके, लेकिन अभी इस कंटेनर में A जो है उसका प्रेशर अभी P1 नहीं है, B का भी P2 नहीं है, C का भी P3 नहीं है, वो क्या है, वो अलग अलग है। ठीक है, और वो जो यहाँ पे वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं मिक्सचर में, उसको हम बोलते हैं उसका पार्शियल प्रेशर।
आया समझ में? मिक्सचर ऑफ गैसेस में अपना मतलब जो कोई एक सिंगल गैस जो है उसका जो खुद का प्रेशर है, मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो जितना प्रेशर शो कर रहा है वो होता है उसका पार्शियल प्रेशर। ओके, तो डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि द सॉल्युबिलिटी दिस इज ए फंक्शन ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। ओके, इससे कुछ एक रिलेशन आया। क्या रिलेशन आया? वो पार्शियल प्रेशर का रिलेशन जो है वो उन्होंने मास के साथ निकाला। कितना मास? जितना मास ऑफ गैस लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, तो कितना मास ऑफ गैस लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है उसको हम मोल फ्रैक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जितना मास डिसॉल्व हो रहा है मतलब वो जितना गैस का मास डिसॉल्व हुआ है मतलब उतना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उस लिक्विड में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो रिलेशन आता है वो आता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द लिक्विड। ये जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को हम पी लेते हैं और मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन है, अच्छा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये तो पता होगा कि अगर हम कहीं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के वहाँ पे इक्वलिटी साइन लाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ओके, ये KH क्या है? KH है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इसका नाम दिया गया है हेनरीज कांस्टेंट और हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ऐसा समझ में? तो ये है हमारा रिलेशनशिप। ओके, इससे क्या पता चलता है? इससे सॉल्युबिलिटी के साथ क्या चीज ये आ रहा है? अगर हमारा क्या KH का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन इज लिक्विड डिक्रीज हो रहा है। देखो, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर जितना डिसॉल्व हुआ है कांस्टेंट है। देखो, उस KH का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, KH का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू इंक्रीज होगा। मोल फ्रैक्शन किस चीज का? गैस का जो लिक्विड में प्रेजेंट है, मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। तो KH का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, और अगर KH का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो हमारा सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं, ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ में हम क्या करेंगे? उसके एक्स एक्सिस में हम लेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और वाई एक्सिस में हम लेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर ये जो बनाया हमने ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस, इसका जो स्लोप होगा वो हमें देता है KH का वैल्यू। आया समझ में? ये जो स्लोप है वो हमें देता है KH का वैल्यू। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमने पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को लेके क्या एक ग्राफ ड्रॉ किया तो उसका जो स्लोप है वो किसका वैल्यू देता है? ठीक है, आंसर क्या है? KH का वैल्यू देता है। ओके, आया सबको समझ में? चलो लिखो, हो गया? मिटाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, हमारे पास 3 गैस प्रेजेंट है, हीलियम, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो उसका KH का वैल्यू है 144, 69, 76। ये क्या है? उसका KH का वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा गैस है वो ज्यादा सॉल्युबल है? विच गैस इज मोर सॉल्युबल?
वो सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं इसका डायरेक्ट ऑर्डर ही लिख लेते हैं कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन उससे कम और कौन सबसे कम सॉल्युबल। ठीक है, तो KH के वैल्यू से हमें क्या पता चलता है सॉल्युबिलिटी के बारे में, हमें ये पता चलता है क्या पढ़ेगा, अगर KH का वैल्यू जितना कम रहा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होता है। तो ये तीनों में से किसका KH का वैल्यू सबसे कम है, हाइड्रोजन का कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट कौन आता है, हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट आ रहा है नाइट्रोजन और नेक्स्ट में आ रहा है हीलियम। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड। क्लियर, लिखो इसको। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ने क्वेश्चन पूछा है एट विच टेम्परेचर, लिखो एट विच टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस विल बी मोर सॉल्युबल, नाइट्रोजन गैस विल बी मोर सॉल्युबल एट 293 केल्विन और 303 केल्विन। क्वेश्चन आया समझ में, दो टेम्परेचर दे दिया है 293 केल्विन एंड 303 केल्विन। तो पूछा है कि नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी कौन से टेम्परेचर में ज़्यादा होगा। इसलिए हमारे पास क्या डाटा है, गिवन क्या है, मतलब क्लू क्या है हमारे पास, हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर ज़्यादा होने से सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करता है इन केस ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर मोर सॉल्युबल पूछा है, तो मोर सॉल्युबल किस में होगा, जिसमें टेम्परेचर कम होगा। दोनों में से टेम्परेचर किस में कम है, 293 केल्विन में कम है, तो 293 केल्विन में जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ओके, देखो हो गया, मिटाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है यूज्ड इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कैसे यूज होता है, देखो कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब हमारा जो कोल्ड ड्रिंक्स है जो हम पीते हैं उसमें जब हम पीते हैं तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कैसे लगता है ना टेस्ट, वो किसके वजह से होता है, इसलिए होता है कि वहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोल्ड ड्रिंक में मिला रखा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्रिंक में मिला हुआ है, मतलब गैस जो है वो लिक्विड में मिला हुआ है। ठीक है, तो गैस जो लिक्विड में मिला हुआ है वो हाई प्रेशर में हम उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके वहाँ पे उसको सॉल्युबल किए हैं। ठीक है, और क्या किए, वो बॉटल का जो कैप है, ढक्कन है, उसको बंद कर दिए, सील कर दिए हैं। जब वो सील टूटेगा, ठीक है, उसको निकालेंगे जब हम, तब क्या होगा, उस टाइम में जब खोलेंगे तो धीरे धीरे प्रेशर रिलीज हो जाएगा। हाई प्रेशर में सॉल्युबल हुआ था, धीरे धीरे प्रेशर रिलीज हो रहा है। प्रेशर रिलीज हो रहा है का मतलब क्या है, प्रेशर रिलीज हो रहा है मतलब जो प्रेशर था वो कम हो रहा है। प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और खोल दिए, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी कम हुआ। इससे क्या होगा, वो जब सॉल्युबल हुआ था वो अब नहीं रहेगा, तो वो गैस एकदम से निकल जाता है। जैसे आप लोग देखिए हो, बाहर से कोल्ड ड्रिंक का क्या बड़ा सा बॉटल लेके आए हो, उसको जब निकालते हो तो एक साउंड होता है, क्या साउंड होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जो निकलता है वो साउंड होकर निकलता है। ठीक है, और अगर हम उसको ऐसे ऐसे कर लेंगे और फिर निकालेंगे तो क्या होता है, लिक्विड को भी वो गैस जो निकलता है वो क्या होता है, इतना जोर से निकलता है कि वो लिक्विड जो कोल्ड ड्रिंक है उसको भी अपने साथ लेके निकलता है। ठीक है, तो ये है हमारा हेनरीज लॉ का फर्स्ट यूज। क्या, इट इज यूज क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है उसमें मिक्स होके उसी क्या लॉ के हिसाब से वो वहाँ पे सॉल्युबल होता था, और फिर वहाँ से कैसे निकल रहा है, कैसे फिज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, देखो
नेक्स्ट हमारा नंबर 2, ये जो यूज होता है बाय सी डाइवर्स, ठीक है। सी डाइवर्स जो यूज करते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर, उसके साथ वो लोग हीलियम लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन लेते थे पहले, अभी क्या कर रहे हैं, हीलियम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, देखो ये जो सी डाइवर्स है, मतलब बहुत सारे हमारे जो डीप सी ओशियंस है उनके अंदर जाके बहुत सारे स्टडीज होते हैं, जो मैराइन एनिमल्स हुआ, मैराइन प्लांट्स हुआ, उनका प्रॉपर्टी सब स्टडी होता है। तो जो सी डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, वो सब क्या करते हैं, बहुत नीचे तक चले जाते हैं, ठीक है। तो जब हम बहुत नीचे जाते हैं उस टाइम में क्या होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। सी के नीचे, बिलो सी, जो हमारा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बहुत हाई रहता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रहता है, अच्छा ये तो पता है, अगर वो नीचे इतना दूर जा रहे हैं कुछ स्टडी करने के लिए, कुछ काम के लिए, तो वो अपने साथ क्या लेंगे, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेंगे। तो वो क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए। हमें जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारा कि ब्लड में, ब्लड सेल्स में क्या आरबीसी जो है, हीमोग्लोबिन, उसके साथ मिलके पूरा बॉडी में फ्लो होता है और हर सेल के पास, हर टिश्यूज के पास जाके वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तभी जाके हमारा जो सेलुलर एक्टिविटी जो है बॉडी का, वो कंटिन्यू रहता है, ओके। तो ये तो हो गया नॉर्मल चीज़, हम ऑक्सीजन वो स्कूबा डाइवर लेके अंदर गया और वहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा, ओके। वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ओके। नेक्स्ट, जब वो स्कूबा डाइवर नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है, सी के बाहर आएगा, नॉर्मल पोजीशन में आएगा, उस टाइम में क्या होगा, जब नीचे था प्रेशर हाई था और ज़्यादा ऑक्सीजन सॉल्युबल हो गया है, लेकिन अब जब वो ऊपर आ रहा है तो उस टाइम में प्रेशर जो है नीचे के कंपैरिजन में डिक्रीज हो जा रहा है, ओके। जो डिक्रीज हो जा रहा है, इससे क्या होता है, जितना ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ था हमारे ब्लड में, वो अब स्टार्ट करेगा, दिस विल स्टार्ट कमिंग आउट, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन तो है, जो नाइट्रोजन अगर हम उसके साथ लेते तो वो पे क्या होता, नाइट्रोजन उसका साइज बड़ा है, तो वो सब क्या करते हैं, जब निकलेंगे, सॉल्युबल थे फिर अभी निकल रहे हैं बाहर, तो वो बबल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो बबल फॉर्मेशन करते हैं, इससे एक बेंच कंडीशन सिचुएशन एक क्रिएट होता है, मतलब जो एक डेंजर सिचुएशन होता है, ठीक है। बबल्स बहुत निकलते हैं गैस हमारे ब्लड फ्लो के अंदर से, तो वो एक डेंजर सिचुएशन होता है। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पे हीलियम गैस लेते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, देखो जो हीलियम गैस है वो उसका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, पता ही हीलियम बहुत छोटा होता है, तो अगर वो डिसॉल्व हो गया ब्लड में और जब वो बाहर आएगा, वो पर्शन, तो वो जब बाहर आएगा तो जितना हीलियम डिसॉल्व हुआ है ऑक्सीजन के साथ वो भी निकलेगा, ठीक है। तो वो बबल फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि उसका साइज छोटा है, तो हमारा जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज वॉल के थ्रू ही वो इजीली बाहर आ सकता है। जैसे नाइट्रोजन लेते तो क्या होता, बबल्स फॉर्मेशन होता, तो फिर प्रॉब्लम होता बॉडी में। तो ये सारा प्रॉब्लम अगर हम हीलियम ले जाएंगे तो उस टाइम में क्या होगा, वो सारा प्रॉब्लम जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी बबल फॉर्म नहीं करेगा, थ्रू द वॉल ऑफ द कैपिलरीज वो निकल जाएगा, ओके। ऐसा समझ में, चलो लिखो इसको। हो गया। नंबर 3 जो है हमारा, वो है हायर ऑल्टीट्यूड्स में, ठीक है। जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत हाइट में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ओके। ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, जितना ऊपर जाते हैं प्रेशर उतना कम होता है, ठीक है। तो ये भी तो पता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट भी अगर ऊपर जाएंगे तो थोड़ा कम होता जाएगा, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन के यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हेनरीज लॉ वहाँ पे यूज क्या एप्लीकेशन क्या हो रहा है, जब वो ऊपर जा रहे हैं प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम होता है, मतलब हमारा बॉडी में जितना ऑक्सीजन चाहिए सॉल्युबल होना ब्लड में उतना अमाउंट में सॉल्युबल नहीं होता, क्या होता है लेस अमाउंट में सॉल्युबल होता है। तो हमें ऑक्सीजन तो ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, तो अगर क्योंकि कम सॉल्युबल होगा हमारे टिश्यूज को कम ऑक्सीजन मिलेगा तो वहाँ पे एनॉक्सिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, ओके, जो लेस ऑक्सीजन की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर हम नहीं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है। लिखो इसको, ऊपर क्या होता है प्रेशर हाई, प्रेशर कम रहता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी डिक्रीज करता है, इससे एनॉक्सिया का सिम्टम आता है, ओके, और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाना पड़ता है। लिख लो, हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिखो हेडिंग लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ये जो हेनरीज लॉ होता है वो आइडियल कंडीशन में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आइडियल कंडीशन मतलब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो लेकिन हम जब हमें अपना जो डेली वर्क करना है, जो करना है, वो सारा काम तो हम लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में नहीं करते हैं, करते हैं क्या, नहीं। इससे क्या होता है, ये कंडीशन में अगर सिर्फ हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है तो हमारा जो रेगुलर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है उस कंडीशन में हम हेनरीज लॉ को क्या करते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिखो इस पॉइंट को, हो गया। नेक्स्ट जो सेकेंड कंडीशन है, द गैस एंड लिक्विड, मतलब जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, दे शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विथ ईच अदर, ओके। केमिकली वो अपने बीच रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो केमिकली अपने बीच रिएक्ट कर रहे हैं तो उस केस में हम हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे गैसेस है जो वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के सॉल्युबल हो रहे हैं, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं इसलिए सॉल्युबल हो रहे हैं, हम पढ़े हैं स्टार्टिंग में, ओके। तो अगर ये सबके केस में हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसमें उसका थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है कि बहुत सिलेक्टिव रह जाएंगे जिसमें ये अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये उसका लिमिटेशन का सेकेंड पॉइंट है। चलो लिखो, नेक्स्ट नंबर 3, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस शुड नॉट, क्या, मॉलिक्यूल ऑफ गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, एसोसिएट और डिसोसिएट इन लिक्विड। वो ये बोल रहा है कि जो सॉल्यूट हम ले रहे हैं गैस का, उसको लिक्विड में जब लेंगे वो क्या अपने लिक्विड में, अपने सॉल्वेंट में वो मॉलिक्यूल एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हो सकता है, मतलब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना चाहिए, कैसे, जैसे गैसियस स्टेट में जैसे था, गैसियस स्टेट में जिस मॉलिक्यूलर फॉर्म में था वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो जब लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगा, मतलब क्या लिक्विफाई होके ही तो लिक्विड में डिजोल्व होगा, ठीक है। तब जब वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तभी भी उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो उसी सेम रहना चाहिए, किसी के साथ वो एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ मतलब अपने सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। तो ये है हमारा लिमिटेशन का पॉइंट नंबर 3, हो गया। तो ये था हमारा
हेनरीज लॉ का लिमिटेशन, इसके पहले हम पढ़े उसका एप्लीकेशन। ओके, तो हमने आज क्या किया, गैस से लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, उसका फैक्टर्स पढ़ा, फिर हेनरीज लॉ और उसका क्या एक लिमिटेशन एप्लीकेशन सारा कंप्लीट कर लिया। ओके, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉल्यूशन। ओके, टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।